गुड आईएमसी दोस्तों, मैं स्वाति लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम रोग एवं निदान, एक ऐसे विषय के साथ जो आजकल हर किसी के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। जी हाँ, हाइपरटेंशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स नामक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 8 में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार है। तनावपूर्ण जीवन शैली की वजह से ये समस्या काफ़ी आम हो गई है। पहले तो इसकी चपेट में सिर्फ वयस्क आते थे, लेकिन अब कम उम्र के बच्चे भी इसका शिकार होने लगे हैं। आंकड़ों की माने तो 60 साल के बाद करीब 50% लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। हमारे आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हिमांशु, जो हमें बताएंगे कि आयुर्वेद की मदद से किस तरह आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और डाइट एडवाइजर नेहा हमें ये बताएंगी कि इस बीमारी में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। गुड आईएमसी सर। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी मैम। गुड आईएमसी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रोग एवं निदान में। सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए मेरा जो पहला क्वेश्चन है नेहा मैम आपसे है कि हाइपरटेंशन क्या है और इसके कॉजेज यानी कारण क्या क्या हैं। जी, हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। ये एक ऐसी बीमारी है जो तेज़ी से बढ़ रही है और लोग इसे आम समस्या समझते हैं। हाइपरटेंशन में कई खास लक्षण नहीं दिखते और ये बिना किसी चेतावनी के आती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में हर 3 में से एक व्यक्ति हाइपरटेंशन से पीड़ित है। इसमें हमारी खून की नसों में कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और फिब्रिन जैसे प्लाक जम जाते हैं, जिसके कारण शरीर में रक्तचाप का स्तर बढ़ जाता है। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापा, शराब पीना, ज़्यादा मांसाहारी खाना, ज़्यादा तला हुआ भोजन खाना और मानसिक तनाव रहना आदि। हाइपरटेंशन में रक्तचाप 140 से पार पहुंच जाता है, इसीलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये हार्ट, किडनी और आँखों सहित शरीर के कई अंगों पर असर करती है। जी मैम, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हाइपरटेंशन क्या है। डॉक्टर हिमांशु, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आयुर्वेद के अनुसार हाइपरटेंशन क्या है। जी, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसमें से जो रक्त धातु है वही एक चलायमान धातु है जो निरंतर हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है और हमारे हर एक अवयव को उसका भोजन पहुंचाती है और वहां का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किडनी के थ्रू, लैट्रिन के थ्रू ये शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर निरंतर काम करता रहता है। इसलिए जो रक्त धातु है यानी जो ब्लड है वो ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो हर एक टिश्यूज को, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो हमारी कोई भी अवयव हो, तो एक अवयव को दूसरे अवयव से जोड़ने के लिए, कोई भी हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट धातु है वो रक्त धातु है। आप देखिए, आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की पहचान कैसे होती है कि उसकी टेबल पर एक ब्लड प्रेशर की मशीन पड़ी होती है। 2, 3 साल, 4 साल के बच्चे से भी आप पूछेंगे ये क्या है तो वो बोलेगा बीपी चेक करने की मशीन है। उसको पता नहीं है क्या है, लेकिन वो बता देगा कि बीपी चेक करने की मशीन है। इसकी इंपॉर्टेंस, ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस उस वक्त से ही शुरू हो जाती है जब हम ब्लड प्रेशर को निरंतर चेक कराना शुरू कर देते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट से 120/80 या 130/80 से अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो हमारे शरीर के, जैसे मैंने बताया, सप्त धातु 7 धातुओं पर दुष्प्रभाव डालता है। क्यों? ये हर जगह है। पैर में सुई मारेंगे तब भी खून निकलेगा, कान में सुई मारेंगे तब भी खून निकलेगा, हाथ में सुई मारेंगे तब भी खून निकलेगा। हर जगह ब्लड यानी कि हमारा खून जो है वो विद्यमान है। इसीलिए ब्लड प्रेशर की सबसे ज्यादा महत्वता है।
पहले समय में यह माना जाता था कि जो लोग बहुत मोटे हैं, बहुत भारी हैं, ज्यादा भोजन करते हैं, वसा युक्त, तेल युक्त, ज्यादा घी युक्त और बहुत भारी भोजन करते हैं, मलाई खाते हैं, ज्यादा दूध पीते हैं, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है। लेकिन ये एक धारणा मात्र थी, क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट हुई, जैसे जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में लोगों ने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, तब पता चला जिन लोगों को घी सूंघने को नसीब नहीं होता है, जिनको मलाई देखने को नसीब नहीं होती है, उनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। तब क्या हुआ? तब हमने देखा कि इसका समाधान कहां ढूंढा जाए, तो इसका समाधान ढूंढा गया आयुर्वेद में। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो कहता है कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों से या अकेले अकेले एक दोष से ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप हो जाता है। कैसे? आप देखते हैं कि जब डॉक्टर के पास गए तो उसने ब्लड प्रेशर की जो ब्लैडर है वो आपके हाथ पे लपेटा, और जैसे ही उसने हवा भरनी शुरू करी तो आपका हाथ इतना टाइट हो जाता है कि ब्लड सप्लाई तक रुक जाती है। ये क्या है? ये वायु का प्रभाव है। अगर ब्लैडर आपके हाथ पे लपेट दिया जाए और उसमें हवा ना भरी जाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि हाथ पे कुछ लपेटा हुआ है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर हवा भरेगा उसमें, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो पारा है वो 10, 20, 50, 100 करते करते ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में पर्टिकुलर लिमिट से अगर वायु ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे हृदय को वो ज्यादा जोर से ब्लड को पंप करने के लिए मजबूर कर देती है। जो ज्यादा हवा है वो हमारे शरीर को बहुत जोर से प्रेशर में डालती है और हमारा जो नॉर्मल रक्तचाप है उससे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये वायु की वजह से है। दूसरी तरफ देखिए, मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि आखिर ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। जैसे आपने देखा कि वायु ब्लड प्रेशर की मशीन में सिर्फ वायु भरने से पारा ऊपर चढ़ने लग गया, तो पारा को आप समझिए कि वो ब्लड है और जो हवा उसमें भरी गई वो आपका वात दोष यानी वायु दोष है जो आपके शरीर में बढ़ चुकी है। दूसरा कारण क्या है? अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो वो क्या करता है? थर्मामीटर लेता है, जीभ के नीचे रखता है और थोड़ी देर में वो थर्मामीटर में पारा चढ़ना शुरू हो जाता है। 99, 100, 101, 102। उसमें तो हमने हवा नहीं भरी, वो कैसे चढ़ने लग गया? तो वो चढ़ता है पित्त की वजह से। जब हमारे शरीर में एक नॉर्मल गर्मी से ज्यादा बढ़ने लग जाती है, पित्त बढ़ने लग जाता है, तब पारा बढ़ने लग जाता है। इसमें वायु का रोल नहीं है, इसमें पित्त का रोल है। बिल्कुल वैसे ही जब किसी पाइप से आप पौधे में पानी पटा रहे होते हैं और उसके आगे वाला मुंह को दबा देते हैं आप, जब उसका जिस जगह से उसका पानी निकल रहा है, जब उसका छेद छोटा हो जाता है तो पानी बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर से निकलता है। ये नॉर्मल हम लोग चीजें देखते हैं व्यवहारिकता में। बिल्कुल उसी तरह जब हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो जाती है, आम दोष की वृद्धि हो जाती है, तो हमारे ब्लड वेसल्स में, हार्ट की ब्लड वेसल्स में वो परत दर परत जमाने लग जाता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसका ल्यूमेन यानी उसके जिस जगह से खून जाता है वो छोटा हो जाता है और जैसे ही वो छोटा होता है प्रेशर बढ़ जाता है।
हमारे हार्ट को, हमारी हर अवयव को बहुत अधिक जोर लगाना पड़ता है हर जगह ब्लड पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब जो हमारा छिद्र है, हमारा जो ल्यूमेन है जहां से ब्लड बह रहा था, अब वो छोटा हो चुका है। इसीलिए मैंने व्यवहारिक दृष्टि से आपको समझाने की कोशिश की है कि वात, पित्त और कफ से कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये त्रिदोषज बीमारी है। तीनों दोषों मिलकर या एक एक दोष मिलकर हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इसलिए जितने मेरे दर्शक हैं, जितने भी यहां हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा, वो जमाना खत्म हो चुका है कि जब सिर्फ वसा युक्त खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आज की डेट में अगर आपने कोई भी अपने शरीर में मेंटेनेंस में कोई कमी छोड़ी, अगर वात, पित्त, कफ में तीनों में से कोई बढ़ा, तो सावधान हो जाइए, ये आपके हृदय को और आपके शरीर को बहुत कमजोर करने वाला है। जी डॉक्टर हिमांशु, आपने आयुर्वेदिक तथ्य हमारे दर्शकों को बाखूबी बताया कि कैसे हाइपरटेंशन को आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। नेहा मैम, अब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि हाइपरटेंशन के लक्षण क्या हैं? बिल्कुल, सिर दर्द होना आजकल बहुत ही आम समस्या है, जो कि ठंड, तनाव या डिहाइड्रेशन से भी हो सकती है। मगर बार बार उठने वाला सिर दर्द हाइपरटेंशन का शुरुआती लक्षण है। हाइपरटेंशन का दूसरा मुख्य लक्षण है बहुत ज़्यादा पसीना आना। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे कि पैनिक अटैक और एंजाइटी भी हो सकती है। इस तरह के कारणों से होने वाले हाई बीपी में काफ़ी पसीना आता है, जो कि शरीर में एड्रेनलिन रश यानी कि उतार चढ़ाव से हो सकता है। इसके अलावा दम घुटना, सांस लेने में परेशानी महसूस होना, ये भी बीपी के बढ़ने के संकेत हैं। जब बीपी बढ़ता है तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है, जिससे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। थकान और सुस्ती होना भी हाई बीपी के संकेत हैं। मितली या उल्टी आना, ये भी हाइपरटेंशन के लक्षणों में से एक है। अगर आपको ये लक्षण दिखने को मिल रहे हैं तो तुरंत अपना इलाज करवाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी मैम, आपने दर्शकों को बताया कि हाइपरटेंशन के क्या लक्षण हैं। डॉक्टर हिमांशु, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में हाइपरटेंशन का क्या इलाज है? स्वाति जी, सबसे पहले बात जो आपने सवाल पूछा है, इलाज क्या है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इलाज ही आयुर्वेद में है और कोई इलाज ही नहीं है इसका। अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से चलेंगे तभी समूल यानी जड़ से इस बीमारी को खत्म कर पाएंगे, अन्यथा ये बीमारी जल्दी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। अब आप इलाज के बारे में पूछ रहे हैं, ये होता किसको है ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं 3 वर्ड में आपको समझाना चाहूंगा, अस्त व्यस्त, व्यस्त और पस्त। ये 3 लोग ही हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं। जो लोग अस्त व्यस्त होते हैं वो ना टाइम देखते हैं खाना खाने का, ना वो देखते हैं क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस चीज के साथ आपस में मिला के खा रहे हैं, बस जो सामने आया उसको खा लिया। ना सोने का पता, ना उठने का पता। सोने के टाइम पे मोबाइल, उठने के टाइम पे सोना। यानी कि अपने जो लाइफस्टाइल है, जो भगवान ने हमें दिया है, दिन रात जो बनाया है, उसको नजरअंदाज कर कर अस्त व्यस्त जिंदगी जीना और उसके बाद व्यस्त दिखाना अपने आप को। हम 4 घंटे से मोबाइल चला रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं। इसका यूज क्या है? कुछ नहीं, लेकिन हमें दिखाना है कि हम बहुत व्यस्त हैं। तीसरा पस्त। पस्त मतलब अगर आप एक काम दे दें किसी को, ये काम करना है, वो हिलेगा नहीं, अरे कौन जाएगा इतनी दूर, आएगा जाएगा। पस्त पड़े हैं, लो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी, लो विल पावर, एवरीथिंग नेगेटिव एंड लो। ये क्या है? यही 3 लोग ब्लड प्रेशर वाले प्यार से इसके पास पहुंच जाते हैं। आपको पहुंचाना नहीं पड़ता, अपने आप पहुंच जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद में ही इलाज है इसका। तो सबसे पहले कारण को नष्ट करना इसका सबसे पहला इलाज है। वो क्या है कारण? जो मैंने आपको 3 बताए। इसके अलावा करना क्या हमने? इलाज क्या है? तो अगर 3 कारण हैं तो 3 ही इलाज हैं। क्या है? आहार,
विहार और विचार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आपने गलत अस्त व्यस्त तरीके से अपना आहार विहार बिगाड़ लिया है तो दोबारा से ठीक करें। अगर आप मिथ्या आहार विहार भी कर लेते हैं, रात को कभी लेट जगना भी पड़ जाए, लेकिन अगर आप सुबह उठेंगे तो वो सुबह उठने वाली जो एनर्जी है, जो ब्रह्म मूत्र जिसको हम बोलते हैं, वही हमें पूरी तरह दोबारा स्वस्थ कर देगी। इसलिए आहार का हमने ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ज्यादा नमकीन चीजें नहीं लेनी जिससे पित्त बढ़े। ज्यादा वातवर्धक चीजें जैसे मैंने बताया, दही, मागी दाल, राजमा, कढ़ी, रात को जगना, ये सब बंद कर दें। और तीसरी चीज हमने क्या बताई कि कफ दोष वाली चीजें, ज्यादा मलाई, ज्यादा मक्खन, दिन में सोना और पूरा दिन बैठे रहना, ये सब काम छोड़ दें। तो आहार विहार से हम लोग वात पित्त कफ को नॉर्मलाइज कर देंगे और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने अपनी बीमारी को दूर करना है तो 3 चीजों को अपने जीवन में लाइए: अच्छा आहार, अच्छा विहार और अच्छा विचार। उसके बाद देखिए, ना ब्लड प्रेशर रहेगा, ना ब्लड प्रेशर की जात। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपकी बताई गई ये 3 आदतें हमारे दर्शक ज़रूर अपनाएंगे। नेहा मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग भी हाइपरटेंशन से परेशान हैं, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? जी, हाइपरटेंशन में डॉक्टरी इलाज तो बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव भी ज़रूरी है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें कि आप डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे लहसुन, जिसमें कि एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। इसके अलावा ओट्स और दही रेगुलरली डाइट में लेने चाहिए। रोज़ाना एक्सरसाइज करें क्योंकि इससे हमारा मानसिक तनाव दूर होता है और मस्तिष्क को शांति मिलती है। हरी सब्जियां जैसे पालक, साग, बीन्स, चुकंदर का सेवन करें क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होने के कारण एक्स्ट्रा सोडियम को हमारी किडनी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अचार, भुजिया, पैक्ड फूड, इनका सेवन बिल्कुल मत करें। फ्रूट्स में ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी, कीवी और हमारी इंडियन गूसबेरी जो कि है आंवला, हाई बीपी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और खान पान की आदतों में सुधार लाकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और डैश डाइट प्लान है जो कि हाइपरटेंशन में बहुत हेल्पफुल है। जी मैम, मुझे उम्मीद है कि आपने जो डाइट प्लान हमारे दर्शकों को बताया है वो उसको ज़रूर अपनाएंगे। डॉक्टर हिमांशु, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आईएमसी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन में किया जा सकता है? ये जो सवाल आपने पूछा है जी, इस सवाल का फायदा कई हजार, मैं तो कहूंगा कई लाख लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम आज आयुर्वेद पे पूरी निष्ठा रखते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रोग जड़ से खत्म हो जाए, तो आयुर्वेद का हमें सहारा लेना चाहिए। तो आयुर्वेद कोई हवा में घूमती हुई चीज तो नहीं है कि आपने उठाई और पकड़ ली। आयुर्वेद एक योजनाबद्ध तरीके से बनाई हुई आयुर्वेदिक औषधि का स्वरूप है और वो स्वरूप को सही तरीके से अगर बनाया जाए, सही गुण के साथ बनाया जाए, औषधि गुण को मेंटेन करके बनाया जाए, तो उस औषधि की गुणवत्ता, क्वालिटी, एफिकेसी कई गुना बढ़ जाती है। तो हम क्या चाहते हैं? रिजल्ट्स। किससे चाहते हैं? आयुर्वेद से। और आयुर्वेद हमें सबसे कहां मिलेगा? अच्छा, आईएमसी से। तो आईएमसी और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप आईएमसी बोलते हैं तब आप आयुर्वेद बोल रहे हैं, और अगर आप आयुर्वेद बोल रहे हैं तो आप आईएमसी बोल रहे हैं। दोनों को अलग अलग मत समझिए। इसलिए आयुर्वेद का साथ लेकर आज आईएमसी कई लाख लोगों की जिंदगी बदल रही है, उनको स्वस्थ बना रही है और स्वस्थ बनाने को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह लगी हुई है। तो मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप पूरी तरह हाइपरटेंशन को समूल नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहला स्टेप है रसाहार।
रसाहार मतलब आप आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें 30 ml हर्बल गोमूत्र IMC का डाल दीजिए, 30 ml डाल दीजिए एलोवेरा फाइब्रस जूस और 30 ml डाल दीजिए हिमालयन बेरी जूस। इसमें आप 2 ड्रॉप्स डालिए दिव्य औषधि यानी कि तुलसी की, और उसके बाद सुबह और शाम खाली पेट सेवन करिए। ये जो रसाहार है, ये जो हाई ग्रेड एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसकी ओरेक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब यह हमारे शरीर में जाता है, हाई विटामिन सी जाता है हिमालयन बेरी के रूप में, और फाइब्रस जूस के साथ जो आंवला मिक्स किया हुआ है और जो आम पाचन जिंजर मिक्स किया हुआ है, वो हमारे शरीर की सफाई करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और शरीर से सारे जो अवगुण हैं, जो रोग पैदा करने वाले अवगुण हैं, वो शरीर को बाहर से निकाल देता है। और दूसरा काम क्या है? दूसरा है बलाहार। पहला क्या था? रसाहार, और दूसरा है बलाहार, यानी कि हमने फ्री रेडिकल्स तो निकाल दिए, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स ने नुकसान हमारे शरीर में पहुंचा चुके हैं, उसका क्या किए? तो उसको मजबूत बनाने के लिए हमारे IMC ने आयुर्वेद के दिव्य औषधियों का मिश्रण बनाकर कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे कि एलोमुक्ता। इसमें आयुर्वेद की कुछ दिव्य औषधियां हैं, पित्तनाशक औषधियां हैं, जैसे कि जहर मोरा पिष्टी, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी। ये शीतवीर्य हैं जो हमारे हार्ट को बल देती हैं और हमारे शरीर को ठंडा रखती हैं, रिलैक्स रखती हैं, और जैसे मैं हमने बताया कि हार्मोन लेवल बिगाड़ती हैं, उस हार्मोन लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करती हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जितने भी हार्मोन हैं उसको पित्त की संज्ञा दी गई। अब दूसरी तरफ लीजिए, हार्ट स्ट्रॉन्ग टेबलेट, नाम में ही क्लियर है, इसमें अर्जुन का सत्य है, अश्वगंधा है, इसमें गिलोय है, इसमें एलोवेरा है। ये चीजें होने की वजह से ये वात, पित्त और कफ, चाहे ब्लड प्रेशर वात की वजह से बढ़ रहा हो, पित्त की वजह से बढ़ रहा हो, कफ की वजह से बढ़ रहा है, आंख बंद करके आप दे सकते हैं। पेशेंट को साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, उसका हार्ट भी मजबूत हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, और जो उसकी पाचन है, आम पाचन है, वो भी अच्छी तरह होने लग जाएगा और उसके शरीर में नई स्फूर्ति आ जाएगी। और क्या है? हार्ट स्ट्रॉन्ग टेबलेट दे दिया, हार्ट को मजबूत कर दिया उसने, गंदगी को हमने शरीर से बाहर निकाल दिया। अब जैसे मैंने पहले बताया, व्हाइट कॉलर बीपी, क्या करेंगे उसका? अब कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपके माइंड को ठीक कर दे। माइंड पे कैसे दवाई काम करेगी? करेगी नहीं। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसकी औषधियों का सेवन करने से ये शरीर पे भी इफेक्ट देती है और मन पे भी इफेक्ट देती है। पुरानी कहावत है, लोग कहते थे जैसा खाओ आहार वैसे बने मन का विचार, यानी कि आहार का हमारे मन पे भी प्रभाव है। तो जब आयुर्वेदिक औषधियां कोई लगातार गिलोय खाता रहता है, लगातार कोई अश्वगंधा खाता है, लगातार कोई अर्जुन का सेवन करता रहता है, कोई प्रवाल पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी जैसी दिव्य औषधियों का सेवन करता रहता है, तो उसके सारे दोष नॉर्मलाइज हो जाते हैं और वो देखता है कि जो ब्लड प्रेशर मेरा 160 से नीचे नहीं आता था, अब मेरे आहार विहार और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से वो मेरा नॉर्मलाइज हो चुका है। तो मैंने 3 स्टेप फॉर्मूला बताया था। पहला कौन सा था? कि जो आहार रस है, जो स्वरस है, वो हमने लिया फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए। दूसरा हमने क्या किया? हमारे जो अवयव खराब हो रहे थे उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब क्या करना है? हमारे शरीर में जितने रोग होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वो वायु जब तक उसमें ना मिले तब तक वो रोग ज्यादा उग्र नहीं हो पाते। तो वायु बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में। तो इसके बारे में बताया हुआ है, कफम पंगु पितम पंगु पंगवो मलधात्वनः वायु न यत नियंते तत् गच्छन्ति मेघवतः। जैसे बादल अगर आए हों आकाश में और वायु उसको घुमा घुमा कर बरसाती है अलग अलग जगह पे, वैसे ही दोष, जितने वात पित्त हमारे दोष हैं, उसको वायु घुमाती है। तो उस वायु को नियंत्रित करने के लिए, उस वायु का शमन करने के लिए, यानी कि कई 100 रोगों को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए आयुर्वेद में कुछ
ऑयल बताए हुए हैं, तेल, जिन तेलों का सेवन करने से वायु का बिल्कुल शमन हो जाता है। और उन तेलों की एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन ट्रू हेल्थ के नाम से आज हम लोग अपने क्लिनिक पे यूज करते हैं और हजारों लाखों लोगों को उसका लाभ पहुंचाते हैं। किसी का गोटा दुख रहा है वो ठीक हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, बीपी ठीक हो जाता है, बल आ जाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमें तेल खिला रहे हो और तेल खिलाने इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अरे भाई ये तेल वो तेल नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, ये तेल गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी सफाई करेगा और रक्षा करने के लिए एक अच्छे मित्र की तरह आपके साथ बैठा रहेगा। तो अपने सच्चे मित्र को पहचानिए, आयुर्वेद को पहचानिए, अपने सच्चे मित्र के जो असली उसका गुण है वो है आपकी रक्षा करना। उस रक्षक गुण को पहचानिए, उस कवच को पहचानिए जो आईएमसी के रूप में आपके साथ है। उठा के सिर्फ पहन लीजिए, बाकी काम कवच का है, कैसे आपकी रक्षा करनी। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बाखूबी बताया कि कैसे हमारे दर्शक आपके बताए गए 3 स्टेप को फॉलो करके हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर्स द्वारा दी गई जानकारी और सलाह को फॉलो करते हुए आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे और हाइपरटेंशन जैसी समस्या से राहत पाने के लिए आयुर्वेद के इन नुस्खों को जरूर अपनाएंगे। नेहा मैम और डॉक्टर हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम रोग एवं निदान में आए और हमारे दर्शकों के साथ आयुर्वेद के खजाने से ये अनमोल जानकारी साझी की। अब हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट। IMC